नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में नई सरकार की, भारत और बांग्लादेश संबंधों की। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हाल ही में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी की ऐतिहासिक जीत के बाद तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने रहमान को पीएम पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी शामिल हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये एक अहम पल है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगा। यह पल दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को नई दिशा प्रदान करेगा। जाहिर तौर पर बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात बांग्लादेश में नई सरकार और भारत बांग्लादेश संबंधों की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत वीना सेकरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर स्मृति एस पटनायक जी से, जो रिसर्च फेलो हैं MPITSA से। डॉक्टर स्मृति, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित सिंह जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज JNU से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत वीना जी मैं आपसे करूंगा। बांग्लादेश के लिए एक नया अध्याय है, एक नया इतिहास है, नई सरकार का गठन हो चुका है। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं, जो नई सरकार का गठन बांग्लादेश में हुआ है? आप कैसे देख रही हैं इसको? क्या भविष्य है बांग्लादेश का अब? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें देखना चाहिए कि जुलाई अगस्त 2024 में जो हुआ उसका क्या मायना था। जब शेख हसीना जी ढाका छोड़ के भारत आई थी, उस वक्त से 18 महीने से जमात इस्लामी का पल्ला सबसे भारी है बांग्लादेश में, और सत्ता उन्हीं के हाथों में था। ये जो मोहम्मद यूनुस की रेजीम थी, इंटरिम रेजीम, वो तो वैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई जिक्र नहीं है। जो भी है वो जमात इस्लामी के बिहाफ पे ही काम कर रहे थे। जो जमात इस्लामी उनको कह रहे थे वही कर रहे थे। और जमात इस्लामी ने एक चीज साफ कर दी थी कि इस बार उनकी जो पार्टनरशिप, पहले अलायंस पार्टनरशिप BNP के साथ थी, वो अब वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम सारे इस्लामिस्ट पार्टीज को इकट्ठा करेंगे। तो इन्होंने सारे जो इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश हैं, जो हिफाजत इस्लाम हैं, जो हिजबुत तहरीर हैं, उनको एक जगह भी दे दी। मोहम्मद के मिनिस्ट्री में जो एडवाइजर्स की पोस्ट होती है, तो मंत्री के लेवल का गिना जाता है, वो उसमें थे। बिल्कुल अगेंस्ट ऑल द नॉर्म्स ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट उन्होंने उसको रखा था। तो जमात इस्लामी 18 महीने से इस्लामिस्ट अलायंस इकट्ठा कर रहा है। और जब इलेक्शन की बात आई, वो तो पहले कहते हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए ही नहीं, 4 साल हम रिफॉर्म करेंगे। जब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा नहीं, इलेक्शन करना जरूरी है, तो वो मान गए। और जब उन्होंने इलेक्शन की, उन्होंने ये उनके इस्लामिस्ट अलायंस के लोग, वो तो शरिया लॉ चाहते थे, और अमेरिकन के प्रेशर के दबाव के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, अब शरिया लॉ नहीं करेंगे। फिर भी हमें पता है कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश वगैरह जो जमात इस्लामी से अलायंस छोड़ दिया था, वो शरिया लॉ चाहते हैं। सो ये इस्लामिस्ट रिजीम के होते हुए हमने देखा कि औरतों की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो तो सड़कों पे जाते ही उनको ऑब्जेक्शन मिलता था। अगर कोई औरत अपने दफ्तर जा रही है स्कूटर में बैठ के, तो उन्हें पूछा जाता था, कहां जा रहे हो, घर क्यों छोड़ रहा है अकेला, आप अकेले क्यों जा रहे हो, आपका एस्कॉर्ट कहां है। तो ये सब देखते हुए औरतों की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। माइनॉरिटीज, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सूफीज, अहमदियत, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। इकोनॉमी बिल्कुल डामाडोल हो गई थी क्योंकि यूनुस की सरकार बिल्कुल एंटी इंडियन थी। सारा इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन वो उन्होंने रोक लगा दी थी। तो इसमें हमने देखा है कि जब इलेक्शन का वक्त आया, 12 फरवरी को जब इलेक्शन का वक्त आया, इस सब का रिएक्शन हमने देखा, और लोगों ने निर्णय कर लिया था कि जो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी, सारे मोबोक्रेसी में लोगों, सुप्रीम कोर्ट जजेस को चेंज कर दिए, वाइस चांसलर को चेंज कर दिए, ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर दिया, मीडिया हाउसेस को का जब्त कर दिया।
तो लोगों ने इस जमात इस्लामी का कंट्रोल मैकेनिज्म के खिलाफ वोट दिया और बीएनपी को जी 2/3 मेजॉरिटी मिला है। तो जी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऑल द वीमेन हैव वोटेड फॉर बीएनपी, जी माइनॉरिटी हैव वोटेड फॉर बीएनपी, अवामी लीग के लोगों ने भी बीएनपी के लिए वोट दिया है। और हमने देखा है कि इलेक्शन के तुरंत बाद 2-3 चीजें जो तारिक रहमान ने की हैं एज प्राइम मिनिस्टर, आज उनकी स्वेरिंग इन भी अब हो गई है। जी तो उन्होंने एक तो कहा कि कोई हुलिगनिज्म नहीं होगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले 2001 में जब सेलिब्रेशन हुई जी थी, इट हैड डिटीरियोरेटेड इनटू एंटी हिंदू राइट्स। ये इस बार कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य रहा। फिर उन्होंने कहा कि चुपचाप से जहां पे अवामी लीग और बीएनपी की कोऑपरेशन थी, जिन डिस्ट्रिक्ट्स और कंस्टिट्यूंसी में, उन्होंने अवामी लीग के दफ्तरों का ताला भी तोड़वा दिया। जो यूनस रेजीम ने ताला लगवाया था, ताला तोड़वा दिया। तो इंक्लूसिविटी का वो दिखा रहे हैं कि हम इंक्लूसिविटी चाहते हैं। ये 2-3 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, और अब उनकी कैबिनेट भी बन गई है। तो उन्होंने कहा है उनकी बांग्लादेश फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है। जी हमारी सरकार की बिल्कुल। वीना जी, मैं भारत और बांग्लादेश संबंधों के बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन डॉक्टर स्मृति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बांग्लादेश की जनता का जनादेश आ चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कई सवाल हैं। उम्मीद की जा रही है बांग्लादेश में जो चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र के रास्ते पर चलेगी। कट्टरपंथ इस चुनाव में हारा है, आप कैसे देखती हैं इस परिणाम को या आगे की दिशा को? देखिए, 12 फरवरी में जो चुनाव हुआ था बांग्लादेश में, हम लोग उसका नतीजा देखे, जहां पे जमात अपने आप से 68 सीट्स उनके पास है और बीएनपी को 212 सीट मिला है उनका जो अलायंस पार्टनर के साथ। तो एक थंपिंग मेजोरिटी है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आज अगर आप सुबह से नोटिस कर रहे होंगे, बांग्लादेश में वोट टेकिंग के टाइम में कुछ समस्या हुआ। जमात इस्लामी के जितने सारे नेता थे, उन्होंने, उनका जो ग्रुप है 11 पार्टी का जो अलायंस है, उन्होंने बताया कि हम लोग वोट नहीं लेंगे। अगर वोट लेंगे सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबरशिप के लिए सिर्फ वोट नहीं लेंगे, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के लिए वोट लेंगे। लेकिन बीएनपी ने इनकार कर दिया, बोला कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग वोट लेंगे, तो हम लोग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेंगे, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पास नहीं हुआ है। तो हम उसमें बीएनपी अपने जितना सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको बताया कि आप सेकेंड वोट मत लीजिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। लेकिन एनसीपी का जो 6 नेता थे जो कल ही जुलाई डिक्लेरेशन में साइन किए, पहले वो इनकार कर दिए थे। पहले बोले थे कि हम जुलाई संबंध में साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका कोई पाथवे बताया नहीं गया है, तो इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग देखे कि कल जाके वो इनूस के ऑफिस में उन्होंने साइन किए जो जुलाई डिक्लेरेशन है जी। तो आज देखे वही 6 एनसीपी के नेता, उन्होंने वो जो सेकंड ओथ लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे मैडम सिकरी ने बताया, बहुत सारा स्टेप्स जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जब भी बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है, जो लिए हैं, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। और एक सिग्निफिकेंट है, पहले हम लोग देखे हैं जब कभी जीतने के बाद उनको जो फ्री में गाड़ी इंपोर्ट कर, बहुत सारे एमपी जो है फ्री में गाड़ी इंपोर्ट करते थे बाहर कंट्री से, इस बार उन्होंने मना किए हैं कि वो इंपोर्ट वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक करप्शन का वो भी एक जरिया था, तो अभी नहीं होगा। तो ऐसे ही मोटा मोटी मुझे सही दिख रहा है। वो too early to predict, but मोटा मोटी बिल्कुल I think the government is moving in the right direction। बिल्कुल। एक बात तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश की जनता ने लोकतंत्र में आस्था प्रकट की है, विश्वास पैदा किया है, और बैलेट के जरिए, मतदान के जरिए पार्टी सरकार को चुना है, नेता को चुना है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। डॉक्टर अमित जी, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जो बदलाव चुनाव के माध्यम से हुआ है, मतदान के जरिए हुआ है, जनादेश के जरिए हुआ है, क्या संदेश है इसका? देखिए, इसका संदेश पूरी तरह से साफ है, क्योंकि जो बांग्लादेश की अस्मिता की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, यहाँ तक कि बंगाली लैंग्वेज की भी बात आती है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार आवाम ने वोट किया। जो वीना जी भी बता रही थी कि महिलाओं की हालत ख़राब हो रही है,
और अल्पसंख्यकों की हालत ख़राब है, उनका निकलना मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें वोट जब करने गए, उन्होंने आश्वासन दिया कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पे जमात को कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन सीक्रेट बैलेट होता है, उसने पूरा गेम बदल के रख दिया और उसी का नतीजा है कि बीएनपी सत्ता में आई है। लेकिन मुझे लगता है कि बीएनपी के लिए भी राह मुश्किल है, क्योंकि जमात भी 60 से ज़्यादा सीट जीतकर संसद में रहेगा, जो मुख्य अपोजिशन में रहेगा और जिसका जो पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पे या आईएसआई के इशारे पे चलता है, और वो कहीं ना कहीं दोबारा से कोशिश करेगा कि सरकार को परेशान किया जाए, शरीयत को लाया जाए, और इसीलिए वो संविधान को भी बदलना चाहते हैं, हटाई देना चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ की आम जनता है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश दोबारा से तरक्की की राह पे चले, सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ चले। तो चुनौती तो तारिक रहमान के पास पूरी है और बीएनपी ने भी अपना ओरिएंटेशन चेंज किया है। पहले उनका ओरिएंटेशन कुछ और था, वो जमात के साथ मिलके काम करते थे, लेकिन अब वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनकी जो एक इमेज भी थी कि वो एंटी इंडिया प्लैंक पे काम करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आते ही बोला है कि नहीं, भारत को साथ लेकर काम करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी काम करेंगे, और वही आश्वासन है जिस वजह से उनको अच्छी खासी जीत मिली। मुश्किल राह है, लेकिन मुझे लगता है कि नई ओरिएंटेशन के साथ अगर बीएनपी काम करेगा तो आने वाला समय बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा और अल्पसंख्यकों को भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि वो बांग्लादेश की तरक्की के लिए उतना ही काम करते हैं जितना एक आम बांग्लादेशी मुस्लिम नागरिक। बिल्कुल, अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है उसको भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बीएनपी के सलाहकार नेता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत के साथ संतुलित और सहयोगी संबंधों के दौर को अपनाया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, उस रास्ते पर चला जाएगा। इससे क्या आशय है, क्या संकेत है इसका? देखिए, उन्होंने तारिक रहमान जी ने कहा है कई बार कि हमारी पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी होगी, और जैसे आपने कहा संतुलित होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हम तो इसे स्वीकार करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ आप बेस्ड ऑन पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की अवाम और भारत की अवाम की दोस्ती बनी रहे, और ये दोस्ती जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए। जितना हमें बेनिफिट है उतना उनको बेनिफिट होना चाहिए, और ये बिल्कुल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सेंसिटिविटीज। अगर हमारी कोई सेंसिटिविटीज हैं, उनकी भी हैं, तो जरूर उन्हें देखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने कहा बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी और हमारे प्रधानमंत्री जी की नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है, तो मैं सोचती हूं कि उनके बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बीच बहुत अच्छी सिनर्जी है, पोटेंशियल है, इकट्ठे मिलके काम जुल करने का बहुत पोटेंशियल है। तो इसलिए जरूर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि सिक्योरिटी इश्यूज, हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनुस ने, आपने देखा कई बार उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के बारे में बात किया, चीन भी गए थे तो वहां भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का, और जाते जाते कल भी उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ ऐसे किए। तो नेचुरली ये तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अब हम देखते हैं कि पिछले 18 महीनों में वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप है ना, परेश बरार, वो भी बांग्लादेश में कई हद तक कोई इधर दिखा जा रहा है, कोई उधर आ रहे हैं वापस। तो हमारी उम्मीद पूरी ये है कि तारिक रहमान इस पे बहुत ही बैलेंस्ड पोजीशन लेंगे, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई नॉर्थ ईस्ट इंडियन ग्रुप्स बांग्लादेश में आए, या ऐसे कोई चीज हो जिससे इंडिया की सिक्योरिटी रेडलाइंस पे इफेक्ट हो। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है जो मैं सोचती हूँ कि अब एक और भी बात, मुद्दा ये निकला है कि जो जमात इस्लामी के एमपीज हैं वो नॉर्थ जो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डरिंग एरिया है, वेस्ट बंगाल में खास करके और त्रिपुरा में भी, उन इलाकों से इलेक्ट होके आए हैं। हमेशा जब मैं भी वहां थी, हमेशा देखा जाया जाता था कि जमात इस्लामी उन इलाकों में बहुत एक्टिव थे हमेशा से, वो सब का काम और ये इलीगल एक्टिविटीज जो सब थे। अब तो वो एमपी बन के आए हैं, तो ये तो और भी मुश्किल बात है। तो हम तो चाहेंगे कि एमपी तो जरूर बने होंगे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इशू पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी बातचीत जरूर होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत बहुत जरूरी है, और इसमें मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश और भारत के बीच सामान्य तरीके से जो रिश्ते जो पहले थे अब
आने चाहिए। हमने देखा है कि पिछले 18 महीनों में जो यूएस ने चेंजेस की, उन्होंने लैंड पोर्ट से ट्रेड बंद करवा दिया, ये वो, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और जो भी चीजें वो भारत से मंगाते थे, कॉटन, मैनमेड यान, बड़े सही दामों पे और 5 दिन में सारा सामान पहुंच जाता था। अब तो बिल्कुल आप कह रहे नहीं, आप अमेरिका से लीजिए, आप पाकिस्तान से लीजिए, आप ब्राजील से लीजिए, तो दाम तो आपका बढ़ेगा ही और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेंगे। तो फैक्ट्रीज, सैकड़ों फैक्ट्रीज बंद हो गई, उसमें इन रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्रीज में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, इन्फ्लेशन हाई है। तो हम तैयार हैं कि जो पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी वो दोबारा एक बार आए और इनकी फैक्ट्रीज खुल जाए, इनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो जाए, आगे बढ़े, और इससे हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी। बिल्कुल वीना जी, बिल्कुल जाहिर तौर पे बांग्लादेश के सामने भी कई चुनौतियां हैं, खासतौर से स्थिर सरकार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, कारोबार का मुद्दा है और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का मुद्दा है। जाहिर तौर पर बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके सामने अवसर भी है और चुनौतियां भी हैं। स्मृति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी शामिल हुए, भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और लोकतंत्र, साझा जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है उसका संदेश दिया है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, आप जैसे बोले कि बहुत सारा चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। एक जो मेजर चैलेंज है, अभी जो यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अंतरिम सरकार ने किए थे, बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारा चीज वो ट्रेड एग्रीमेंट में जो है वो एक्चुअली बांग्लादेश इकोनॉमी को हेल्प नहीं करेगा। हम भी कल इनूस के स्पीच में सुने कि मिडिल ईस्ट के साथ, वैसे भी जमात और जो बीएनपी है, दोनों एम्फसाइज किए हैं उनका रिलेशनशिप, उनका रिश्ता मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि वो एक मेजर सोर्स है आपका जो आता है, वहां से पैसा जो आता है, जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वहां पे, वो एक मुद्दा उनके साथ। ये एक चैलेंज तो नहीं है, मतलब उसको स्ट्रेंथन करने से फिर और रेमिटेंस का जो हार है वो भी बढ़ेगा। और बाकी है कि इंडिया का बांग्लादेश से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, तो बहुत सारा जो, जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉटन यार्न जो पहले हमारा लैंड पोर्ट होके जा रहा था, अभी इनूस के टाइम में वो बंद करके, हम लोग बंद करके बोले कि समुद्र के तरफ जाएगा। थर्ड कंट्री जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडियन एयरपोर्ट को भित्ती करके, वो भी अभी नहीं है। तो बहुत सारा चीज जो है वो चैलेंज रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, इंडिया का जितना सारा वहां पे हमारा प्रोजेक्ट्स चल रही है, तो वहां पे जो इंजीनियर से लास्ट जो रामपाल में काम कर रहे थे, इलेक्शन से पहले भाग गए, तो वो सारा इंजीनियर्स जो प्रोजेक्ट पर्सनल, उनको रिटर्न आना है वापस, तो फिर जो काम रुकी हुई है वो आगे बढ़ेगा। जी, जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा भी है कि यह पल भारत और बांग्लादेश के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा। अमित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव परिणाम के बाद तारिक रहमान जी को फोन पर बधाई दी थी और उन्होंने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन की पुष्टि करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश भारत ने दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का ढाका जाना, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना और लोकतांत्रिक साझा मूल्यों का संदेश देना, इन संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कदम भारत ने भी उठाया है। नो डाउट तारिक रहमान ने जिस तरीके से इनविटेशन भेजा, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश आए शपथ ग्रहण समारोह में, और भारत ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार किया और उसी वजह से हमारे सरकार यानी मोदी सरकार में एक अहम व्यक्ति और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को वहाँ भेजा गया, और जो कि ये दर्शाता है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, और ओम बिरला जी उसके प्रतीक माने जाते हैं क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों
को लेकर ओम बिरला जी वहाँ गए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीएनपी भारत के लोकतांत्रिक मूल्य से काफ़ी कुछ सीखेगी, और शायद ये एक नतीजा है कि जो तारिक रहमान है वो जमात से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं, और वो एक बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं कि जो राजनीति पिछले 1.5 साल में जमात ने की या पाकिस्तान और आईएसआई के इशारों पर चलने की कोशिश की, तो भारत को निमंत्रण देकर और ओम बिरला जी का वहाँ जाना वो एक बैलेंस प्रस्तुत करता है कि वो बांग्लादेश फर्स्ट की नीति तभी कर पाएंगे जब भारत के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि भारत के साथ अभी पूरा विश्व जुड़ना चाहता है, और ऐसे में बांग्लादेश भारत को अपना दुश्मन बनाकर या मनमुटाव करके अपनी तरक्की नहीं कर पाएगा, उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक नए युग की शुरुआत है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि जो संगठन हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड रखता था, आज वो भारत को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, और भारत भी इस नई पहल में पूरी बांग्लादेश का साथ दे रहा है। पहले हम भी मानते थे कि बीएनपी भारत का पक्ष नहीं लेता है, लेकिन अब हम बांग्लादेश में कोई भी सरकार आए उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी हम काम कर पाएँ और अल्पसंख्यकों को भी हम सुरक्षित रख पाएँ। इसलिए भारत पूरे सहयोग के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा, तारिक रहमान के साथ खड़ा रहेगा। जी, जाहिर तौर पर बांग्लादेश के सामने अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नई सरकार को खास तौर पर ध्यान देना होगा। हिंदू अल्पसंख्यक जिस तरह से वहां प्रताड़ित किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, एक बड़ा मुद्दा है। सीमा प्रबंधन, सीमा पर घुसपैठ और तस्करी, जल बंटवारा, व्यापार और कनेक्टिविटी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नई सरकार को ध्यान देना होगा। वीना जी, आप कैसे देखती हैं इन मुद्दों को? ये मुद्दे बहुत ही जरूरी हैं, और हमेशा से इन मुद्दों पे भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडली तरीके पे डिस्कशन होती रही है। जो वाटर रिसोर्सेज की बात है, रिवर वाटर शेयरिंग की बात है, उसमें ये साल तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी की रिन्यूअल इस साल में आ रही है, तो इस पे जरूर बहुत डिटेल डिस्कशन होने पड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जो भारत और बांग्लादेश अपने बीच बातचीत के जरिए डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल डिसाइड हो सकता है और होना भी चाहिए। अगर एक्सटेंशन भी करनी है ट्रीटी की, तो ये बातचीत होनी चाहिए एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में। जो तीस्ता की बात है, तीस्ता के ऊपर नेचुरली वेस्ट बंगाल स्टेट का भी एक रोल बनता है उसमें, तो लेकिन फिर भी क्योंकि बांग्लादेश में इसके बारे में बड़ी प्रॉब्लम हमेशा जताई जाती है, मैं सोचती हूँ कि तीस्ता में जितना पानी है उस पे एक अग्रीमेंट होनी चाहिए बिटवीन बांग्लादेश एंड भारत। आजकल ये समझा जाता है कि जो बांग्लादेश के एस्टिमेट है तीस्ता के पानी में और हमारे एस्टिमेट्स में, उसमें इतना अंतर है कि लगता है कि एक नदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसके बारे में भी बातचीत हो सकती है और ये तय हो सकता है। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आपने कही, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक्चुअली पहले से ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय किया गया है अबाउट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। ये एक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन इस पे इतना अमल नहीं दिया जा रहा है, और कई बार ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, और कोई कुछ भी होता है तो ये कंट्रोवर्शियल इशू बन जाती है, अखबारों में आना शुरू हो जाता है। मैंने तो हमेशा से यही कहा है कि जब भी बॉर्डर पे कुछ भी हो तो बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, बीएसएफ है हमारी तरफ से, भी उनकी तरफ, तो उनके लोकल कमांडर्स को मिलके तय करना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसे हल कैसे करना है। अगर लोकल कमांडर्स के लेवल पे एग्रीमेंट हो जाए तो बाद में जो अलग अलग लीडर्स हैं बीएसएफ, बीजेपी के और पॉलिटिकल लीडर जो हैं, उनके एग्रीमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए कोऑपरेशन की बहुत जरूरत रहती है, और जरूर मैंने देखा है कि तारिक रहमान जी ने पहले से ही अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, और उम्मीद है कि जो उनके नए मंत्री बने हैं वो इन चीजों पे अमल करेंगे, और जो रिश्ते बांग्लादेश और बांग्लादेश और भारत के बीच होने चाहिए उसी लेवल पे अच्छे रिश्ते बन के रहेंगे। जी, एक बड़ा सवाल अमित जी, अगर बांग्लादेश की माइनॉरिटी की मैं बात करूं,
अल्पसंख्यक की बात की जाए, खासतौर से ईसाई हिंदुओं की बात की जाए, हिंदुओं पर जिस तरह से पिछले 18 महीनों में अत्याचार हुए हैं, हमले हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, एक नई उम्मीद की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि इससे बांग्लादेश की छवि भी दुनिया में खराब हुई? जी देखिए, मैंने पहले ही बोला कि ये बंगाली अस्मिता की भी बात इससे जुड़ी होती है और वो अपनी संस्कृति छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जितने भी हिंदूज़ और जो ईसाई है और मज़हब के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, वो चाहते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर चला जाए। लेकिन समस्या विकराल है, क्योंकि जमात इस्लामी मुख्य अपोजिशन के तौर पे वहाँ मौजूद है और वो बैक चैनल से फिर से शरीयत की बात करेगा ही, या दोबारा से सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा, संविधान को बदलने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है बीएनपी को सजग रहने की ज़रूरत है और अल्पसंख्यकों को भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनकी संख्या बहुत ही कम है। और जब भी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल होती है, सबसे पहला शिकार अल्पसंख्यकों को ही बनाया जाता है। तो समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन भारत को भी मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और नई सरकार को भी संभल कर चलना पड़ेगा, ताकि उनकी जो साख गिरी है और उसकी वजह से उनका आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है, राजनीतिक स्थिति भी खराब हुई है। तो मुझे लगता है अगर वो सबको साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा होगा। ज़रूरत ये है कि इस्लामिक कट्टर समुदायों को या जो संगठन है उनको साइड करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.